अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर आयत। वेलकम टू जीनियस ब्रेन साइकोलॉजी। आज का हमारा लेक्चर है इमोशंस। पिछले लेक्चर में हमने जेम्स लैंग थ्योरी ऑफ इमोशंस को डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस को डिस्कस करने वाले हैं। आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आपके हर तरह की कंफ्यूजिंग क्लियर हो सके। लेकिन लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाला न्यू लेक्चर आपको सर्च किए बगैर मिल सके। तो चलिए जी हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इसके थ्योरी को देख लेते हैं, कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस। दिस theory was proposed by the Cannon in 1929 and supported by Bard in 1934, hence the name of the Cannon-Bard theory. According to this theory, the thalamus is the most important in generating emotions. According to this theory, excitement and physical changes occur together. Sensory impressions convey the information of excitement to the cortex, and from there the message goes to the thalamus. अब इस थ्योरी को कैनन ने 1929 में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था और बॉर्ड ने 1934 में इसको एग्री किया था, ठीक है। और इस थ्योरी को जो है थ्योरी ऑफ थैलेमस भी कहा जाता है। अब इसके अकॉर्डिंग थैलेमस इमोशंस पैदा करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इमोशंस और फिजियोलॉजिकल चेंजेस इकट्ठी पैदा होती हैं, ठीक है। जो सेंसेशंस हैं, ठीक है, उसके जो फैक्टर्स हैं, इमोशंस की जो इंफॉर्मेशन है वो पहले कॉर्टेक्स में पहुंचाते हैं और फिर कॉर्टेक्स से वहाँ से फिर थैलेमस में जाते हैं, ठीक है, कॉर्टेक्स से होते हुए। जब कॉर्टेक्स तक सिवियर जो मोमेंट्स होती हैं या फिर आप कह सकते हैं कि रेपिटेटिव कंडीशंस होती हैं इसकी, वो इंफॉर्मेशन सेंसरी न्यूरॉन्स के ज़रिए पहुंचती हैं। तो कॉर्टेक्स में क्या होता है कि एक कंडीशन पैदा हो जाती है, ठीक है, एक्टिवेटिंग मूवमेंट पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो कम या ख़त्म हो जाती है और फिर इसके नतीजे में जो इंटरनल फिजियोलॉजिकल चेंजेस होती हैं या फिजियोलॉजिकल बॉडी पार्ट्स होते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और इमोशनली तौर पर जो है वो रोल प्ले करते हैं। फिर इस तरीके से क्या होता है कि इमोशनल बिहेवियर पैदा होता है, ठीक है। आम कंडीशन में, कॉमन इन जनरल कंडीशन में क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स होता है उसकी कोशिश होती है कि जो इमोशंस है वो थैलेमस तक ना पहुँचें, मगर शदीद जो कंडीशन हो जाती है कि वो इमोशंस को अब झेल नहीं पा रहा है, उसके बर्डन को में जो है वो अब टॉलरेट नहीं कर पा रहा, तो फिर उसके असरात से कॉर्टेक्स में एक एक्टिवेशन पैदा हो जाता है, एनर्जी पैदा होती है और उसके नतीजे में जो इमोशनल कंडीशंस हैं वो पैदा होना स्टार्ट हो जाती हैं। अगर स्टिमुलस इतना स्वेयर हो कि वो थैलेमस में जो एक्टिवेशनल कंडीशन है वो पैदा कर दे, तो थैलेमस इन कैफियत को, इन कंडीशंस को हाइपोथैलेमस के रास्ते से जो इंटरनल फैक्टर्स हैं, इंटरनल बॉडी पार्ट्स हैं, उनकी तरफ ट्रांसफ़र कर देता है। इवन के जो महसूस शुदा इमोशंस होते हैं वो दिमाग के जो नीचे वाले जो पॉइंट्स होते हैं, नीचे वाले सेंटर्स होते हैं, लाइक जैसे हाइपोथैलेमस सेंटर है, उसकी एक्टिविटी पर डिपेंड है, ठीक है। जिस्मानी जो रिस्पॉन्सेज होती हैं, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज होते हैं और जो फिजियोलॉजिकल एहसासात होते हैं, फीलिंग्स होती हैं, वो एट अ टाइम आज़ादाना तौर पर, इंडिपेंडेंटली तौर पर थैलेमस की एक्टिविटी से पैदा होते हैं, ठीक है, उसके फंक्शन से पैदा होते हैं। अब कैनन बोर्ड का कहना है कि डिफरेंट इमोशंस में एक जैसी फिजियोलॉजिकल चेंजेस और जो डिफरेंट टाइप्स के बॉडली चेंजेस हैं वो पैदा होती हैं, ठीक है। अब कैनन ने कॉर्टेक्स, थैलेमस और हाइपोथैलेमस को इमोशंस का रिस्पॉन्सिबल कहा। इसका कहना है कि अगर हम जानवरों में से कॉर्टेक्स और थैलेमस निकाल दें, ठीक है, जानवरों में से हम लोग अगर इसको थैलेमस और कॉर्टेक्स को निकाल दें तो इनमें जो इमोशनल कंडीशंस हैं वो पैदा नहीं होंगी। इवन कि ये कि अगर इन सेंटर्स को बिजली की लहर से या इलेक्ट्रोकन्वल्सिव शॉक दिए जाएं, उनसे एक्टिवेशन दी जाए, एक्टिवेट किया जाए तो इमोशंस पैदा होगा, ठीक है। अब हम इसकी थियरी को जो है इसके ऊपर क्रिटिसिज्म हुआ था वो भी देख लेते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी एक्साइटमेंट इज subordinate to the central nervous system and the role of the amygdala is the most important in it. Higher animal which have a spinal cord and a brain stem possess
एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एंड एक्सप्रेस सम इमोशंस। देखिए यहाँ पर एमिगडाला का जिक्र हुआ है, हम एमिगडाला को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ही लेते हैं ताकि आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। यहाँ पर एमिगडाला के हवाले से बेसिकली बात की थी। हमारे पास एक नाम था, लेकिन उस नाम को मैं यहाँ पर रिपीट करने से पहले मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और इसके अलावा यहाँ पर आपकी पीपीएससी एफपीएससी की भी तैयारी करवाई जाती है, एनटीएस बोर्ड एग्जाम्स एचएस के एग्ज़ाम्स की 100% तैयारी करवाई जाती है, कामयाब तैयारी करवाई जाती है, इसलिए आप चैनल के साथ जुड़े रहिए। अच्छा, यहाँ पर एमिगडाला का जिक्र था कि जो हमारा फोर ब्रेन है, फोर ब्रेन के बेसिकली 2 पार्ट्स हैं, ठीक है। एक हाइपोथैलेमस है, ठीक है, जो कि लिम्बिक सिस्टम कहलाता है। अब लिम्बिक सिस्टम के 2 पार्ट्स हैं, जिनमें से एक हाइपोकैम्पस होता है जो कि आपकी मेमोरी से रिलेटेड होता है, ठीक है। और इस लिम्बिक सिस्टम का एक दूसरा अहम पार्ट होता है जिसे एमिगडाला कहा जाता है, ये आपके इमोशन से रिलेटेड होता है। अब माउंट कैसल ने 1968 में, कब, 1968, इसने जानवरों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे और एक्सपेरिमेंट करके लिम्बिक सिस्टम के इमोशन से ताल्लुकी इसने वजाहत की थी, ठीक है, एक्सप्लेन किया था। इसने इंतहाई गुस्से वाले जो बंदर थे उनके दिमाग से एमिगडाला निकाल दिया था। तो उन मोकीज़ के जब दिमाग से एमिगडाला निकाला तो वो इंतहाई रिलैक्स हो गए। जब उसने अपने तजुर्बात को, अपने एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ाया तो उसने क्या किया, उसने कुछ कैट्स ली और उसने उन कैट्स के दिमाग में जो ये एमिगडाला से रिलेटेड पार्ट्स थे उनको एक्टिवेट किया करंट से। तो क्या हुआ कि वो कैट्स जो थी उनका बिहेवियर जो है वो बहुत गुस्से वाला हो गया, वो हाइपर होगी। उन्होंने बगैर किसी एक्सटर्नल स्टिमुलस के आम चीज़ों पर भी गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इससे ज़ाहिर होता है कि जो एमिगडाला है वो आपके इमोशन से रिलेटेड है और उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रिटिसिज्म की बात हम कर रहे थे। क्रिटिसिज्म में क्या है कि इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो इमोशंस हैं वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अकॉर्डिंग है और इसमें थैलेमस की जो हैसियत है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। मगर जो रिसर्चेस हैं उससे ये बात तय होती है कि जो थैलेमस है, ठीक है, वो इमोशंस पैदा करने के लिए ज़रूरी नहीं। वो जो एनिमल्स हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी और स्पाइनल कॉर्ड्स हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के मालिक हैं, जो कि कुछ इमोशंस को ज़ाहिर करते हैं। मगर वो जानवर जिनमें आपकी कह सकते हैं रीढ़ की हड्डी और जो ब्रेन कॉर्टेक्स है वो नहीं होता, वो भी गुस्से के इमोशन से मिलती जुलती जो हरकत हैं वो करते हैं। अब कैनन बोर्ड का कहना है कि जो कॉर्टेक्स है वो थैलेमस के लिए रुकावटें पैदा करता है, जिससे इमोशनल कंडीशंस का इजहार या तो कम हो जाता है या फिर ख़त्म हो जाता है। इवन कि ये बात गलत है। अब जो डिफरेंट टाइप्स की रिसर्चेज हुई हैं उनसे भी ये बात तय हो चुकी है कि कॉर्टेक्स में जो एक्टिवेशन है वो पैदा करने का जो कॉर्टेक्स है वो ब्रेन में जो एक्टिवेशन लेवल है उसको इंक्रीज़ करने का कॉज बनता है, ठीक है। इमोशंस में जो हाइपोथैलेमस है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके साथ साथ हमारे ब्रेन की जो बहुत अच्छी जो एबिलिटीज़ हैं, हायर एबिलिटीज़ जिनको कहा जा सकता है, वो हायर एबिलिटीज़ भी इमोशनल बिहेवियर को रेगुलेट करती हैं, ठीक है। सो डैट इज़ कॉल्ड दी कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस, जिसमें हम डिपेंड कर रहे होते हैं हमारे इमोशंस कॉर्टेक्स, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है, इनको रिस्पॉन्सिबल कहा जाता है। सो आज का लेक्चर जो था वो हमारा कैनन बार्ड थ्योरी ऑफ इमोशंस के हवाले से था। आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको इसके ऊपर अगेन गाइड किया जाएगा। इसके अलावा आपको कोई भी लेक्चर चाहिए हो, कोई भी वीडियो चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख दें, आपको वो भी प्रोवाइड की जाएगी। थैंक यू।